गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 12 फॉरेस्ट आवर लाइफलाइन। तो जैसे चैप्टर का नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि इसमें हम फॉरेस्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। तो आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्या है। वन इवनिंग बूझो एंटर द पार्क विद एन एडल्टी पर्सन। ही इंट्रोड्यूस्ड हिम टू हिज फ्रेंड्स। एक बार बूझो जो है पार्क में जाते हैं किसी बड़े पर्सन के साथ, जो उनसे बड़े एल्डर पर्सन थे, और उसने उनको इंट्रोड्यूस किया अपने दोस्तों से। प्रोफेसर अहमद वॉज अ साइंटिस्ट वर्किंग इन द यूनिवर्सिटी। और कैसे इंट्रोड्यूस किया कि ये प्रोफेसर अहमद है, जो कि एक साइंटिस्ट है और जो यूनिवर्सिटी में काम कर रहे थे। द चिल्ड्रन स्टार्टेड प्लेइंग विद प्रोफेसर अहमद सैट ऑन द बेंच इन द कॉर्नर। मतलब क्या, बच्चे खेलने लगे पार्क में और प्रोफेसर अहमद जो है एक बेंच पे बैठ गया। ही वॉज टायर्ड एज ही हैड पार्टिसिपेटेड इन गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन ऑफ द टाउन। आफ्टर अ वाइल द चिल्ड्रन ऑल्सो केम एंड सेट अराउंड हिम। यानी वो थके हुए थे, क्योंकि वो कोई एक फंक्शन अटेंड करके आ रहे थे, सेलिब्रेशन पार्टिसिपेट किया था उन्होंने, और इसीलिए वो थके हुए थे, इसलिए बेंच पे बैठे हुए थे। तभी क्या हुआ कि बच्चे भी आके वहाँ उनके आसपास बैठ गए। दे वांटेड टू नो अबाउट द सेलिब्रेशन। वो जानना चाहते थे कि सेलिब्रेशन कैसा था, किस चीज़ का सेलिब्रेशन था। प्रोफेसर अहमद टोल्ड देम दैट आफ्टर द कल्चरल प्रोग्राम द सीनियर पीपल डिस्कस्ड द टाउन्स अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम। यानी वहाँ पे क्या हुआ कि कल्चरल प्रोग्राम के ख़त्म होने के बाद जो सीनियर लोग थे वहाँ पे, उन्होंने क्या, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम, जो शहर में जो अनएम्प्लॉयमेंट, यानी जिनको काम नहीं मिल रहा, कोई वर्क नहीं मिल रहा, कोई जॉब नहीं मिल रहा, तो उस प्रॉब्लम के ऊपर डिस्कशन किया गया। अ प्लान was proposed to put up a factory by clearing an area of the forest just outside the town। और इस जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने ये डिसीजन, एक प्लान बनाया कि जो आउटर सिटी के आउटर में जो फॉरेस्ट है उसको क्लीन करके वहाँ पे एक फैक्ट्री बनाई जाएगी, ताकि लोग वहाँ पे जाके काम कर सके और उनको जॉब मिल सके। दिस वुड गिव द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ द टाउन अ चांस टू गो गेट जॉब्स। और ये जो प्लान है जब एग्जीक्यूट होगा, तब वहाँ जो आसपास जो उस टाउन के लोग हैं जिनको जॉब की ज़रूरत है, तो वो उनको मिल सकती है वहाँ पे। The children were very surprised when Professor Ahmed told them that many people had objected to this idea। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करेंगे, उसको ऑब्जेक्ट करेंगे, क्योंकि फॉरेस्ट को काटना यानी फॉरेस्ट को ख़त्म करना, तो ये भी हमारे इन्वायरमेंट के लिए अच्छा नहीं है। अ व्यू ऑफ अ फॉरेस्ट, देखिए इस तरह से एक पिक्चर दी हुई है फॉरेस्ट का, उसे आप देख सकते हैं। दिस इज बिकॉज द फॉरेस्ट सर्व एज द ग्रीन लंग्स एंड वाटर प्यूरिफाइंग सिस्टम इन द नेचर। फॉरेस्ट को कहा जाता है हमारे एनवायरनमेंट का लंग्स। फॉरेस्ट क्या है, ग्रीन लंग्स हैं, जो कि एयर को प्यूरिफाई, जिस तरह से हमारे बॉडी में जो लंग प्रेजेंट हैं, जो हमारे लंग्स हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन पहुंचाते हैं सेल्स तक। हमें जो रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है, सांस लेने का जो प्रोसेस होता है हमारा, तो लंग्स उसमें कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। उसी तरह से जो फॉरेस्ट है वो भी हमारे इन्वायरमेंट का लंग्स के रूप में काम करता है, क्योंकि वो भी एयर को प्यूरिफाई करता है। प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन करते हैं, द चिल्ड्रन वॉज कन्फ्यूज। प्रोफेसर अहमद रियलाइज दैट द चिल्ड्रन हैज़ नॉट विजिटेड अ फॉरेस्ट। यानी बच्चे कभी फॉरेस्ट गए ही नहीं थे। द चिल्ड्रन ऑल्सो वॉन्टेड टू नो मोर अबाउट द फॉरेस्ट, सो दे डिसाइडेड टू विजिट इट विथ प्रोफेसर अहमद। और इसीलिए अब बच्चे कहाँ जाएंगे, बच्चे फॉरेस्ट देखने के लिए जाएंगे प्रोफेसर अहमद के साथ। तो अब यहाँ से टॉपिक स्टार्ट होता है। टॉपिक 12.1, विजिट टू अ फॉरेस्ट। One Sunday morning, the children packed a few things like a knife, a hand lens, a stick, a notebook, and walked together through the forest trail near a village। वो गांव के पास वो फॉरेस्ट में जाते हैं, और उन्होंने अपने साथ कुछ सामान भी लेकर गए हैं, जैसे कि एक नाइफ हो गया, एक लेंस हो गया, एक स्टिक हो गई, एंड नोटबुक हो गया, कुछ नोट डाउन करना होगा, कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगा, एंड वॉक, और वो साथ साथ फॉरेस्ट में चले गए। ऑन देयर वे दे मेट तीबू,
a young boy of their age group of nearby village. पास के गांव का एक लड़का मिलता है उन्हें जिसका नाम है टीबू, who was taking cattle for grazing along with his aunt, जो कि अपनी आंटी के साथ अपने कैटल्स को ग्रेज करवाने के लिए फॉरेस्ट में लेकर जा रहा होता है. He was very agile, running here and there to keep the herds together. यानी वो क्या कर रहा है कि इधर से उधर भाग रहा है. क्यों? क्योंकि ताकि उसके कैटल्स जो हैं इधर से फॉरेस्ट में कहीं और ना चले जाएं. When he saw the children, Tibu also started walking along with them. और जब उसने बच्चों को फॉरेस्ट में आते हुए देखा तो वो जाते हुए देखा, तब वो भी क्या बच्चों के साथ ही चलना शुरू कर देता. While his aunt went on different path, लेकिन उनकी आंट जो है अलग रास्ते में चली गई. Soon as they entered the forest, Tibu raised his hand and signaled them to keep quiet because noise could disturb the animal living in the forest. और इसीलिए जब वो एंटर कर रहे थे फॉरेस्ट में तो तीबू ने उनको सिग्नल दिया कि आप शोर मत मचाओ, नॉइज़ मत करो, क्योंकि उससे क्या होगा, जो इस फॉरेस्ट में रहने वाले जंगली वाइल्ड एनिमल्स हैं वो क्या होंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे. Tipu then took them to a place at a height to show them the broad view of the forest. और थोड़े हाइट पे जाके उसने एक फॉरेस्ट का ब्रॉड व्यू, यानी ताकि वो क्या, अगर हम हाइट से देखेंगे तो क्या दिखता है, हमें दूर तक दिखता है फॉरेस्ट हम उनको ताकि हाइट पे ले गया ताकि वो फॉरेस्ट को आसानी से अच्छे तरीके से देख सकें. Children were surprised because they could not see any land. और बच्चे सरप्राइज थे क्योंकि उनको दूर दूर तक कोई लैंड दिखाई नहीं दे रहा था. The different tree tops had formed green cover over the land. और जो इतने सारे पेड़ फॉरेस्ट में जो इतने पेड़ थे उन्होंने क्या पूरी तरह से लैंड को कवर कर लिया. उनको कहीं भी जो है ग्राउंड दिखाई नहीं दे रहा था. However, the cover was not uniformly green. लेकिन जो कवर था पूरी एक जैसा ग्रीन नहीं था, उसमें भी क्या थे, डिफरेंसेस थे, यूनिफॉर्मली ग्रीन नहीं था. The environment was peaceful and a cool breeze was blowing. अब जंगल है तो वहाँ पे बहुत सारे पेड़ है, तो उससे क्या होगा, उससे हमें शांति तो लगेगी वहाँ पे, साथ साथ हमें हल्की हल्की हवा भी महसूस होगी. तो दिस मेड चिल्ड्रन क्वाइट फ्रेश एंड हैप्पी. और वहाँ का जो इन्वायरमेंट था उससे ही बच्चे क्या हो गए, काफ़ी अच्छा फील करने लगे, फ्रेश फील करने लगे और हैप्पी थे. While coming down, जब वो नीचे की तरफ आए, they got excited on hearing a sudden sound of birds and some noise from the top branches of the tree. फिर उनको थोड़ी क्या सुनाई दिया, जैसे वो नीचे आए तो उन्हें बहुत एक्साइटमेंट हुई बर्ड्स के साउंड को सुन के. एंड टीबू टोल्ड देम टू रिलैक्स सिंस इट वाज अ नॉर्मल फिनोमेना हियर. तो जब बच्चे एक्साइटेड हो रहे थे आवाज़ सुन के, तो टीबू ने उनको बोला कि कोई बात नहीं, ये तो यहाँ होते ही रहता है, जंगल में तो नॉइस आता ही है. बिकॉज ऑफ द चिल्ड्रंस, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे जंगली जानवर भी हैं तो उनकी भी नॉइस होती है, प्लस बर्ड्स की चर्पिंग की भी साउंड होती है. तो एक तरह से वहाँ अलग ही इन्वायरमेंट रहता है. बिकॉज ऑफ द चिल्ड्रंस प्रेजेंस सम monkeys had climbed higher up on the trees where they disturbed the bird. क्या हुआ कि पेड़ के ऊपर जहाँ पे बर्ड्स का नेस्ट था या फिर बर्ड्स थी, वहाँ पे क्या कौन पहुँच गया, वहाँ पे मंकीज चले गए. वेयर दे डिस्टर्ब द बर्ड, और वहाँ पे जाके वो बर्ड्स को परेशान करने लगे. एनिमल्स ऑफन गिव दिस टाइप ऑफ वार्निंग कॉल टू अलर्ट अदर एनिमल्स. और जो ये नॉइस निकालते हैं एनिमल्स, वो क्या करते हैं कि वो वार्निंग देते हैं दूसरे एनिमल्स को. टीबू ऑल्सो told that many other animals like boar, bison, jackals, porcupine, elephants live in this deeper area of the forest. और इस डीपर एरिया यानी और अंदर की तरफ फॉरेस्ट में कौन कौन से एनिमल रहते हैं, बोर, बाइसन, जैकॉल, पॉर्क्यूपाइन, एलिफेंट. ठीक है, तो नाम याद रखिएगा आप. प्रोफेसर अहमद cautioned children that they should not go deep into the forest. प्रोफेसर अहमद ने उनको बोला कि आपको और ज़्यादा अंदर फॉरेस्ट में नहीं जाना है. Bujo and Paheli remember that they have studied about forest as an example of habitat in classics. Classics में आपने भी पढ़ा होगा कि जो forest है वो habitat है किसका, तो wild animals का habitat होता है वो. They could see now how the forest provide a home for
many animals and plants. तो ये हैबिटेट किस चीज़ का है कि बहुत सारे जो एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं, तो फॉरेस्ट उन लोगों के लिए एक क्या प्रोवाइड करता है, शेल्टर प्रोवाइड करता है, फूड भी प्रोवाइड करता है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं सम फॉरेस्ट एनिमल। यहाँ पे कुछ पिक्चर है नीम ट्री का, शीशम ट्री, सेमल ट्री एंड ये बैम्बू का। ठीक है। द लैंड वेयर द चिल्ड्रन वर वॉकिंग एंड अनइवन एंड अनकवर्ड विद मेनी ट्रीज, सॉरी, द लैंड वेयर द चिल्ड्रन वर वॉकिंग वॉज अनइवन। जहाँ पे वो चल रहे थे बच्चे, तो वहाँ का लैंड जो था, अनइवन का मतलब वो प्लेन एरिया नहीं था, थोड़ा सा उबड़ खाबड़ जैसे रास्ते होते हैं उस तरह का था। एंड कवर्ड विद मैनी ट्रीज, और वो पूरा पेड़ से ढका हुआ था। टीबू हेल्प देम टू आइडेंटिफाई, टीबू ने उनको हेल्प किया पेड़ों को आइडेंटिफाई करने में, क्योंकि वो जानता है पेड़ के बारे में, उसको नॉलेज है कि कौन सा ट्री मतलब किस ट्री का क्या नाम है। तो उन्होंने बच्चों को भी बताया कि ये साल का ट्री है, ये टीक है, ये सेमल है, ये शीशम है, ये नीम है, ये पलास है, फिग है, ये खेर, आंवला, बैम्बू, कचनार। ठीक है। तो उन्होंने सबको इंट्रोड्यूस कराया इन सब ट्री से। प्रोफेसर अहमद पॉइंटेड आउट दैट देर आर सेवरल अदर ट्रीज, श्रब, हर्ब्स एंड ग्रासेस इन द फॉरेस्ट। प्रोफेसर अहमद ने बोला कि जो फॉरेस्ट है उसमें और भी तरह के ट्रीज हैं, श्रब्स भी हैं, हर्ब्स भी हैं और ग्रासेस भी हैं। द फॉरेस्ट फ्लोर and the trees were also covered with different type of creepers and climbers। और फॉरेस्ट का नीचे से क्लीन तो रहता नहीं है, वहाँ पे भी बहुत सारे क्रीपर और क्लाइंबर्स आपको दिख जाएंगे। द सन वॉज बेयरली विजिबल थ्रू द लीव्स ऑफ द ट्रीज, मेकिंग इट क्वाइट डार्क इनसाइड द फॉरेस्ट। यानी जो स्काई था, अगर आप ऊपर की तरफ देखते तो आपको सिर्फ ग्रीन प्लांट्स, हाँ, प्लांट्स के लीव्स ही दिखाई देते, क्योंकि वो पूरी तरह से कवर कर चुके थे उस एरिया को। ठीक है। आप सनराइज वहाँ पे मतलब मुश्किल से दिखाई दे रहा था। ठीक है। एक्टिविटी 12.1, ऑब्जर्व द वेरियस थिंग्स इन योर होम एंड मेक अ लिस्ट ऑफ दोज विच आर मेड फ्रॉम मटीरियल विच मे हैव बीन ऑब्टेन फ्रॉम द फॉरेस्ट। तो बहुत सारे जैसे हमारे घरों में भी मिल जाता है सामान, जैसे वुड से बने हुए चीज़ें जो होती है, जैसे डोर हो गया, टेबल हो गया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बेड हो गया, वुडन जितनी भी चीज़ें हैं, तो वो हमें कहीं ना कहीं कहाँ से आया, वो वुड कहाँ से आया, कहीं फॉरेस्ट का जो ट्री कट हुआ होगा उसके बाद से उनको पॉलिश वगैरह करके, कटिंग करके, ये सब चीज़ें जो फर्नीचर हमने बनाया है। तो यू माइट हैव मैनी वुडन आइटम ऑन योर लिस्ट, लाइक जैसे प्लाईवुड हो गया। कभी कभी वुड का यूज़ हम फ्यूल की तरह भी करते हैं, फ्यूल वुड जलाने के लिए करते हैं ना, बॉक्स बनाने के लिए करते हैं, पेपर बनाने के लिए करते हैं, मैच स्टिक बनाने के लिए करते हैं, और फर्नीचर बनाने के लिए करते हैं। तो डू यू नो दैट गम, ऑयल, स्पाइसेस, फूडर फॉर एनिमल एंड मेडिसिनल प्लांट्स आर ऑल्सो सम ऑफ द प्रोडक्ट विच वी गेट फ्रॉम द फॉरेस्ट। और जो फॉरेस्ट है वो बिल्कुल एक बड़ा ट्रेजर है हमारे लिए, जहाँ से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे गम हो गया, ऑयल हो गया, स्पाइसेस हो गया, जितने भी मसाले हैं, और एनिमल्स के लिए भी फूड मिल जाता है हमें वहाँ से। और फॉरेस्ट में बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट हैं जिनका हम इस्तेमाल किसी न किसी डिजीज़ को क्योर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं। बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट दैट वी गेट फ्रॉम द प्लांट्स, ट्राई टू फिल द टेबल। फिर एक टेबल है आगे जिसको आपको फिल करना है। वन एग्जाम्पल ऑफ ईच प्लांट इज ऑलरेडी एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, फिल द टेबल बाय एडिंग मोर एग्जाम्पल, और आपको और एग्जाम्पल जोड़ के उसको टेबल को फिल करना। शेला वॉन्डर्ड हु वुड हैव प्लांटेड दिस ट्री। उनको शेला जो है वो सोचती है कि ये सब इतना सारा पेड़ है, यहाँ पे इतनी ज़्यादा ट्रीज हैं, तो इनको प्लांट किसने किया होगा। तो फिर प्रोफेसर अहमद रिप्लाई करते हैं, आपके मन में भी ऐसा सवाल आता होगा। तो प्रोफेसर अहमद क्या जवाब देते हैं कि नेचर ट्रीज प्रोड्यूसेस इनफ सीड। जो नेचर जो ट्रीज होते हैं उनके पास वो बहुत सारे सीड प्रोड्यूस करते हैं, और वो ट्री कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, नीचे गिरते हैं। अगर लैंड नीचे ज़मीन पे गिरेंगे तो उससे फिर एक उनको अच्छा सॉइल मिलेगा, सनलाइट मिलेगी,
और वाटर मिलेगा तो वो क्या हो जाएंगे, वो फिर से ग्रो कर जाएंगे, एक नए ट्री के रूप में ग्रो कर जाएंगे, है ना। तो द फॉरेस्ट फ्लोर प्रोवाइड फेवरेबल, तो जब सीड नीचे गिरता है तो वहाँ पे उनको बहुत अच्छा एक फेवरेबल कंडीशन मिल जाता है ग्रो करने के लिए, जर्मिनेट करने के लिए, और वही जो है फिर सीडलिंग में बदल जाता है और एक छोटा पौधा बन जाता है, एक सैपलिंग बन जाता है। उसके बाद वो सैपलिंग जो है एक बड़े ट्री में ग्रो कर जाता है। He added that branchy parts of the tree above the stem is known as crown of the tree। जो ऐसे ब्रांची पार्ट जो स्टेम से थोड़ा हाइट पे ऊपर होते हैं उसे हम कहते हैं क्राउन ऑफ द ट्री। ठीक है, तो ये टर्म आप याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए सीलिंग वैक्स, हनी, वुडन स्टैचू जो बने हुए हैं वुड से, वो भी फॉरेस्ट से, कैटेचू एंड गम्स जो मिलता है वो सब हमें कहाँ से मिलते हैं, फॉरेस्ट से ही मिलते हैं। Professor Ahmed asked children to look up and observe how the branches of the tall tree look like a roof over the other plant in the forest। यानी जो ब्रांचेस हैं ऊपर की वो कैसे एक छत के जैसे दिख रहे हैं दूसरे प्लांट्स के ऊपर फॉरेस्ट में। ही टोल्ड देम दैट दिस इज कॉल्ड द कैनोपी। और यही जो पूरा स्काई वो कवर कर लेते हैं पूरी तरह से, जो फॉरेस्ट के ट्री के जो ब्रांचेस और लीव्स होते हैं, जहाँ से हमें बिल्कुल भी स्काई या फिर सनरेज आती हुई नहीं दिखाई देती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, कैनोपी कहते हैं। ठीक है, ब्रांचेस ऑफ द टॉल ट्री लुक लाइक, जो एक पूरी छत के जैसे कवर कर लेती है पूरी अपर एरिया को। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं एक्टिविटी 12.2। विजिट अ फॉरेस्ट और अ पार्क इन योर नेबरहुड। आपके आसपास अगर कोई फॉरेस्ट है या फिर पार्क है तो आपको वहाँ पे जाना है। ऑब्जर्व द ट्री एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई। फिर ट्री को, कोई भी ट्री हो आसपास, जो भी ट्री है वहाँ पे उनको पहचानने की कोशिश करें। यू कैन टेक द हेल्प ऑफ सम एल्डर्स। किसी बड़े, अपने से खुद से बड़े का हेल्प ले सकते हैं आप, और या फिर किसी बुक, ट्री बुक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लिस्ट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ट्री दैट यू ऑब्जर्व। और जहाँ आपने जो ट्री देखा है उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या विशेषता है उसकी, वो आपको ऑब्जर्व करना है। सच एज, जैसे कि क्या क्या ऑब्जर्व करना है वो भी बताया गया कि हाइट देखिए कितनी है, हम लगभग आपको पता चल जाएगी। शेप कैसी है उसकी, लीव्स कैसे हैं, क्राउन कैसा है उसका, फ्लावर्स कैसे आ रहे हैं, किस कलर का फ्लावर आ रहा है, फ्रूट कैसा है उसका, इडेबल है कि नॉन इडेबल है। ऑल्सो ड्रॉ द क्राउन ऑफ द सम ट्री। और कुछ ट्री का जो क्राउन है, ऊपर की जो शेप है, वो आपको ड्रॉ करना है। Professor Ahmed pointed out that the tree has crown of different type and size। तो प्रोफेसर अहमद ने उनको फॉरेस्ट में दिखाया अलग अलग तरह के ट्री जिनके क्राउन की शेप भी अलग थी। ठीक है, एंड उसकी साइज भी डिफरेंट थी। दीज हैड क्रिएटेड डिफरेंट हॉरिजॉन्टल लेयर ऑफ द, और इस तरह से क्या हो गया, लेयर बन गया। ठीक है, और फॉरेस्ट में हॉरिजॉन्टल अलग अलग लेयर बन गए। दीज आर नोन एज अंडर स्टोरीज, और इसको क्या बोलेंगे, अंडर स्टोरीज बोला जाता है। जाइंट एंड टॉल ट्रीज कंस्टिट्यूट द टॉप। और जो सबसे लंबे पेड़ होंगे वो क्या करेंगे, वो टॉप लेयर फॉर्म करेंगे, फॉलोड बाय उसके नीचे होंगे श्रब एंड, और उसके नीचे होंगे टॉल ग्रासेस एंड हर्ब्स फॉर्म द लोएस्ट लेयर। और सबसे नीचे के लेयर में क्या आ जाएगा, हर्ब्स आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि उनकी हाइट वो बिल्कुल छोटे साइज के होते हैं। तो सम क्राउन शेप्स यहाँ पे दिया हुआ कोनिकल, इस तरह से थोड़ा देख लीजिए कि किस किस तरह के अलग अलग तरह के क्राउन की इमेज दी हुई है ट्री की। ठीक है, अब यहाँ प्लांट एंड देयर हर्ब प्रोडक्ट, जैसे बबूल, बबूल से सॉरी गम, बबूल, टिम्बर शीशम, मेडिसिनल प्लांट नीम, और ऑयल सैंडलवुड। इसी तरह से हमें क्या लिखना है यहाँ पे कि कौन से ट्री से हमें गम मिलता है, तो वहाँ पे उसके नीचे, गम के नीचे उसका नाम लिखना है। फिर किसका वुड हम टिम्बर के तौर पे यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे टिम्बर जिनसे मिलता है उन सारे ट्री का नाम लिखना है टिम्बर के नीचे। मेडिसिनल, जिससे कि हम जिसका यूज़ जो है मेडिसिन बनाने के लिए किया जाता है, जैसे नीम का लिखा हुआ है यहाँ पे। और आपको और भी चीज़ों का नाम लिखना है, जो वैसे ट्रीज का नाम लिखना है जिसका इस्तेमाल मेडिसिनल पर्पस के लिए किया जाता है। फिर जिनसे ऑयल ऑब्टेन किया जाता है, वहाँ पे आपको ऑयल के सेक्शन में इसको लिखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं।
अब ये जो ऊपर टॉप जो क्राउन है वो क्या बना रहा है, कैनोपी बना रहा है। और जो छोटे उसके नीचे जो ट्रीज हैं उसे हम अंडर स्टोरी कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी कैनोपी एंड अंडर स्टोरी इन अ फॉरेस्ट। वुड वी सी सिमिलर काइंड ऑफ ट्रीज इन एवरी फॉरेस्ट? क्या हम एक ही तरह का, मतलब हर एक जो फॉरेस्ट है सब में क्या एक ही जैसा ट्री होता है? आज जो बूझे ने पूछा, ठीक है। प्रोफेसर अहमद सेड, प्रोफेसर अहमद कहते हैं कि नो, ड्यू टू डिफरेंट क्लाइमेट कंडीशन देर आर वेरिएशन इन द टाइप ऑफ ट्रीज एंड अदर प्लांट्स। जैसे कि वेरिएशन आप देखेंगे कि हर एक जगह पे, जैसे नॉर्थ में चले जाइए, साउथ में चले जाइए, ईस्ट में और वेस्ट में हमारी कंट्री के, तो हर जगह पे चारों तरफ क्या है, अलग अलग वेदर कंडीशन है। जैसे अगर हम वेस्ट में जाते हैं, राजस्थान, नॉर्थ वेस्ट में जाएंगे तो राजस्थान हमारा, वहाँ पे क्या है, डेजर्ट एरिया। वहाँ पे जो प्लांट्स की वैरायटी होती है या ट्रीज जो होते हैं वो अलग अलग वैरायटी के स्पाइंस होते हैं उसमें, है ना। और बाकी जो अगर आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए तो वहाँ कितनी ज़्यादा वैरायटी हमें ट्रीज़ की मिलती हैं। जितने भी जो ये जिनके टिम्बर्स मिलते हैं, टिम्बर वाले जितने भी ट्री होते हैं, तो वो सारे हमें नॉर्थ ईस्ट से मिलते हैं। तो इसी वजह से अलग एनवायरनमेंट होने की वजह से हमें ट्रीज़ की जो अलग अलग एनवायरनमेंट में डिफरेंट टाइप ऑफ ट्री ग्रो होते हैं, ठीक है। तो द टाइप ऑफ एनिमल ऑल्सो डिफर फ्रॉम द फॉरेस्ट। और जो टाइप ऑफ एनिमल्स होते हैं वो फॉरेस्ट टू फॉरेस्ट वो भी डिफरेंट होते हैं। अ फ्यू चिल्ड्रन वर बिजी वॉचिंग ब्यूटिफुल बटरफ्लाइज फ्लटरिंग here and there on the flowers and shrubs and herbs। और वहाँ पे उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर बटरफ्लाइज भी देखी। फॉरेस्ट फ्लोर का इमेज है, यहाँ पे देख लीजिए। They had a close look at the bushes, and while doing that, their hair and clothes had seeds and thorn clinging to them। यानी वहाँ पे उन्होंने और बुशेस, झाड़ियाँ भी देखी, जिसमें कि क्या होगा कि while doing that, their hair and clothes had seeds and thorn clinging to them। तो झाड़ियों में जाने से क्या हो जाता है, आप भी कभी झाड़ी में गए होंगे कहीं, तो क्या होता है उसमें आपके कपड़ों में और बालों में क्या लग जाते हैं, कांटे लग जाते हैं, बीज चिपक जाते हैं। तो दे केम अक्रॉस नुमेरियस इंसेक्ट। वहाँ पे फॉरेस्ट में उन्होंने बहुत सारा के इंसेक्ट्स भी देखे, स्पाइडर, स्क्वेरल तो एनिमल में आ जाएगा, एंड्स एंड वेरियस अदर स्मॉल एनिमल्स ऑन द बार्क ऑफ द ट्रीज, प्लांट लीव्स एंड ऑन डिकेइंग लीव्स ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर। और पत्ते भी जो नीचे गिर जाते हैं वो भी डिके हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सब व्यू वहाँ का फॉरेस्ट का था। दे स्टार्टेड मेकिंग स्केचेस ऑफ दिस क्रिएचर। और उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग सा काम करना शुरू कर दिया कि जो भी इनको क्रिएचर दिख रहा था, जिनकी भी वो ड्राइंग बना सकते थे, उन्होंने बनाया। द फॉरेस्ट फ्लोर सीम्ड डार्क कलर एंड वॉज कवर्ड विद अ लेयर ऑफ डेड एंड डिकेइंग लीव्स। और जो फॉरेस्ट का जो फ्लोर था, नीचे का जो ग्राउंड है, वो कैसा होगा, बहुत सारे पत्ते वहाँ पे गिर चुके होंगे, तो डार्क कलर के हो गए थे और उन्होंने कवर हो गए थे डेड एंड डिकेइंग लीव से। जो पत्ते गिर गए थे उन्होंने लैंड को कवर कर रखा था। फ्रूट्स, सीड्स, ट्विंग्स एंड स्मॉल हर्ब्स। और क्या कहते हैं, फ्रूट्स घिरे हुए, सीड्स और छोटे छोटे घास के तिनके जो होते हैं, और छोटे छोटे हर्ब्स। द डिकेइंग मैटर वॉज मॉइस्ट एंड वार्म। और जो डिकेइंग जो डिके हो रहा था, जो खराब सड़ रहा था, जो लीव्स जो, वो कैसे थे, मॉइस्ट यानी भीगे हुए और वार्म थे। चिल्ड्रन पिक्ड अप वेरियस सीड एंड लीव्स फ्रॉम द कलेक्शन। और बच्चों ने क्या किया कि अलग अलग तरह के सीड को कलेक्ट किया, लीव्स को कलेक्ट किया। वॉकिंग ओवर द डेड लीफ लेयर ऑफ द फॉरेस्ट वॉज लाइक वॉकिंग ऑन स्पंजी कारपेट। और अगर वो डेड लीफ के ऊपर चल रहे थे तो उनको ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी स्पंजी कारपेट के ऊपर, फोम के कारपेट के ऊपर चल रहे हैं। इज द डिकेइंग मैटर ऑलवेज वार्म? क्या हमेशा गर्म रहता है ये डिकेइंग मैटर? प्रोफेसर अहमद ने सजेस्ट किया चिल्ड्रन को कुड परफॉर्म एन एक्टिविटी टू गेट एन आंसर टू दिस क्वेश्चन। एक एक्टिविटी सजेस्ट किया जिससे कि वो पता लगा सकते हैं कि ये हमेशा जो डिकेइंग मैटर है वो हमेशा गर्म होता है या नहीं। तो आप भी देख लीजिए एक्टिविटी 12.3। डिग अ स्मॉल पिट। एक छोटा सा गड्ढा करना है आपको, उसमें वेजिटेबल का वेस्ट और लीव्स उसमें डाल देना है, फिर उसको सॉइल से कवर करिए, उसमें थोड़ा सा वाटर डालिए,
कुछ 2-3 दिन बाद आपको अपर लेयर जो है सॉइल का उसको रिमूव करके देखना है। उसके बाद उसको फ़ील करना है पिट को अंदर की तरफ, क्या आपको वार्म महसूस हो रहा है? पहली पूछती है कि यहाँ पे देयर आर सो मैनी ट्रीज़ हियर, यहाँ पे तो बहुत सारे पेड़ हैं, एंड देयर आर मैनी फॉरेस्ट लाइक दिस, और इस तरह के बहुत सारे फॉरेस्ट भी होंगे हमारी कंट्री में। तो व्हाट डिफरेंस विल इट मेक इफ़ वी कट सम ट्रीज फॉर फैक्ट्री। तो उसने बोला कि अगर क्या डिफरेंस होगा, बहुत सारे जंगल भी तो होंगे, जैसे कि एक जंगल में तो इतने सारे पेड़ है, तो ऐसे कई जंगल होंगे, और वो कई जंगल में तो और सबको जोड़ेंगे तो बहुत सारा पेड़ हो जाएगा। तो अगर हम अपने पर्पस के लिए, अपने काम के लिए, एक फैक्ट्री स्टैब्लिश करने के लिए अगर हम इस फॉरेस्ट को क्लीन कर दें, कट कर दें इनके ट्रीज को, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? तो प्रोफेसर अहमद कहते हैं, यू हैव रीड अबाउट ऑटोट्रॉप्स, हीटरोट्रॉप्स एंड सेप्रोट्रॉप्स। क्या आपने पढ़ा है? आपने पढ़ा है ना कि ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं, हीटरोट्रॉप्स क्या होते हैं, और सेप्रोट्रॉप्स क्या होते हैं। यू हैव लर्नड हाउ ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूसेस फूड, और आपने ये भी देखा कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं। फिर जो हिटरोट्रॉप्स होते हैं वो प्लांट्स को खाते हैं या फिर अदर एनिमल्स को खाते हैं, तो इस तरह से डिपेंड होते हैं एक दूसरे के ऊपर। ऑल एनिमल्स वेदर हर्बीवोरस और कार्निवोरस डिपेंड अल्टीमेटली ऑन द प्लांट ऑफ द फूड। और जितने भी हेटेरोट्रॉप्स हैं या हाँ, जो भी हैं, हर्बीवोरस हैं या कार्निवोरस हैं, वो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली कहीं ना कहीं प्लांट पे ही डिपेंड होते हैं। ऑर्गेनिज्म विच फीड ऑन प्लांट ऑफन गेट ईटन बाय अदर ऑर्गेनिज्म। जो एनिमल प्लांट पे डिपेंड होते हैं फूड के लिए, वो कहीं ना कहीं दूसरे एनिमल के द्वारा भी खाए जाते हैं, एंड सो ऑन। और इस तरह से ये साइकिल चलता रहता है, फूड चेन चलता रहता है। फॉर एग्जाम्पल ग्रास, जैसे ग्रास जो है इंसेक्ट खाते हैं, विच इज टर्न इज टेकन बाय फ्रॉग, और जो कि इंसेक्ट को कौन खा लेगा? फ्रॉग खा लेगा। द फ्रॉग इज कंज्यूम बाय स्नेक, और फ्रॉग को कौन खाएगा? स्नेक खा लेगा। तो दिस इज सेट टू फॉर्म अ फूड चेन। तो इस तरह से क्या बन गया हमारे पास? फूड चेन बन गया। जैसे ग्रास, ग्रास को खाया इंसेक्ट ने, इंसेक्ट को खाएगा फ्रॉग, फ्रॉग को खाएगा स्नेक, और स्नेक को खाएगा ईगल। तो इस तरह के बहुत सारे फूड चेन होते हैं जो कि हमारे फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। जितने भी ये फूड चेन होते हैं वो लिंक्ड होते हैं, ठीक है, एक दूसरे से। इफ़ एनी फूड चेन इज डिस्टर्ब, अगर किसी भी एक तरह का फूड चेन डिस्टर्ब हो गया तो ये जो है फूड चेन को अफेक्ट करेगा, ठीक है। एवरी पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट इज डिपेंड ऑन द अदर पार्ट। इसी तरह से फॉरेस्ट का हर एक पार्ट जो है दूसरे पार्ट पे डिपेंड होता है। इफ़ वी रिमूव अ वन कंपोनेंट, अगर हम ट्रीज, मान लीजिए कि आप बोल रहे हैं जैसे फॉरेस्ट को साफ कर देना, तो आप एक कंपोनेंट फॉरेस्ट का जो कि ट्री है उसको अगर रिमूव कर देंगे, तो जितने भी वहाँ पे एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, तो वो सब उन पे भी उसका इफ़ेक्ट पड़ेगा, उनका हैबिटेट छिन जाएगा, उनका शेल्टर, फूड, ये सब पूरा क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा, वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से प्रोसेस जो है ये चलता है। इंटर रिलेशनशिप, तो इनमें क्या है? एक तरह से इंटर रिलेशन, एक दूसरे से कनेक्टेड है ये। जैसे प्लांट, सॉइल, डिकम्पोजर इन द फॉरेस्ट। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि नीचे वाटर, न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है, जब वो प्लांट, जब वो लीव्स नीचे गिर रहे हैं तो वो डिकम्पोज हो जा रहे हैं, ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस, प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज कर रहे हैं, ऑक्सीजन को इन्वायरमेंट में रिलीज कर रहे हैं। Professor Ahmed asked children to pick up leaves from the forest floor and observe them under the हैंड लेंस। प्रोफेसर अहमद ने बोला कि बच्चों को बोला कि लीव्स को नीचे से उठाने के लिए, फिर उसको लेंस में देखने के लिए। तो उसने दे फाउंड टाइनी मशरूम ओवर द डिकेइंग लीव्स। तो उन्होंने क्या देखा कि जो पत्ते सड़ रहे थे, डिके हो रहे थे, उसके ऊपर छोटे छोटे मशरूम दिखे उनको। दे ऑल्सो सॉ एन आर्मी ऑफ टाइनी इंसेक्ट, और बहुत सारे इंसेक्ट, छोटे छोटे इंसेक्ट्स भी दिखे उनको, मिलीपेडिड्स, एंड्स एंड बीटल ऑन देम। दे वर वंडरिंग हाउ दिस ऑर्गेनिज्म लिव हेयर, और उन्होंने सोचा कि कैसे ये सब यहाँ पे रहते हैं ऑर्गेनिज्म। प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन करते हैं कि पार्ट फ्रॉम दीज एनिमल विच आर इजीली सीन, दे आर सेवरल ऑर्गेनिज्म एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन द सॉइल। मतलब ये तो दिखने वाले इंसेक्ट हैं, बहुत सारे ऐसे भी इंसेक्ट हैं छोटे छोटे जो कि आपको खुली आंखों से नहीं भी दिख सकते हैं। और इस तरह के बहुत सारे छोटे छोटे इंसेक्ट जो है मिट्टी में भी, सॉइल में भी पाए जाते हैं।
पहेली वॉन्डर what mushroom and other microorganism eat. पहेली को लगता है कि ये मशरूम कैसे सरवाइव करता होगा, ये क्या खाता है. एंड अदर ऑर्गेनिज्म ईट. प्रोफेसर अहमद रिप्लाई करते हैं कि दे फीड अपॉन द डेड प्लांट. वो क्या कहते हैं कि ये जो है मशरूम जो है डेड प्लांट के ऊपर ही सरवाइव कर पाते हैं, कंज्यूम करते हैं इसको. एंड एनिमल्स टिश्यू एंड कन्वर्ट देम इनटू डार्क कलर सब्सटेंस. जिसको एन एनिमल टिश्यू डीप डेड प्लांट्स एंड एनिमल टिश्यू पे डिपेंड करते हैं एंड उसको वो कन्वर्ट कर देते हैं डार्क कलर सब्सटेंस जिसको कि कहते हैं ह्यूमस. इन विच लेयर ऑफ द सॉइल वुड यू फाइंड ह्यूमस. ह्यूमस कौन से लेयर पे पाया जाता है, सॉइल के किस लेयर पे ह्यूमस पाया जाता है. तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम्स में पूछा जाता है. व्हाट इज इट इम्पोर्टेंस टू द सॉइल. तो यहाँ पे देख लीजिए, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कन्वर्ट डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स टू द ह्यूमस आर नोन एज डिकम्पोजर. जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स को ह्यूमस में कन्वर्ट करता है उसको हम डिकम्पोजर कहते हैं. दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फॉरेस्ट. और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉरेस्ट में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. सोन पहेली रिमूव सम डेड लीव्स एंड डिस्कवर अंडर द लेयर ऑफ द ह्यूमस ऑन द फॉरेस्ट. पहेली ने लीव्स को रिमूव किया और उसने देखा कि ह्यूमस का लेयर फॉरेस्ट के फ्लोर पे देखा. द प्रेजेंस ऑफ द ह्यूमस इंश्योर दैट द न्यूट्रिएंट्स ऑफ द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स आर रिलीज्ड इनटू द सॉइल. जो भी ये डेड ह्यूमस का प्रेजेंट होना ये इंश्योर करता है कि वो जो भी न्यूट्रिएंट है डेड प्लांट्स और एनिमल्स का वो रिलीज हो गया है सॉइल में. फ्रॉम हेयर दीज न्यूट्रिएंट्स आर अगेन अब्जॉर्ब बाय द फॉरेस्ट. और ये सारा न्यूट्रिएंट्स जो है प्लांट्स के ट्रीज के रूट के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाएगा. वॉट हैपन इफ एन एनिमल डाइज इन द फॉरेस्ट. क्या होगा अगर कोई जानवर मर जाता है फॉरेस्ट में, तो बिकम फूड. ये क्या फूड बन जाता है वल्चर और क्रोज के लिए, जैकल के लिए और इंसेक्ट के लिए. इन दिस वे द न्यूट्रिएंट आर साइकिल्ड. और इस तरह से एक न्यूट्रिशन का साइकिल बन जाता है. सो नथिंग गोज वेस्ट इन द फॉरेस्ट. इसलिए हर चीज़ जो है यूटिलाइज की जाती है फॉरेस्ट में और कुछ भी जो है वेस्ट नहीं जाता है. यहाँ पे आगे देखते हैं. पहली रिमाइंडेड प्रोफेसर अहमद दैट ही हैड नॉट एक्सप्लेन वाई फॉरेस्ट आर कॉल्ड ग्रीन लंग्स. पहली उनको याद दिलाती है कि आपने बताया नहीं कि ये जो फॉरेस्ट है हमारा वो ग्रीन लंग्स कैसे है. प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन करते हैं कि प्लांट जो है ऑक्सीजन रिलीज करते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू. और प्लांट हेल्प करते हैं अदर एनिमल को रेस्पिरेशन में क्योंकि वो उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाते हैं. दे ऑल्सो मेंटेन द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. और वो कार्बन डाइऑक्साइड को भी ऑब्जर्व करते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. तो इस तरह से वो एक बैलेंस क्रिएट करते हैं एनवायरनमेंट में. एंड दैट इज़ वाई फॉरेस्ट इज, इसीलिए जो है फॉरेस्ट को ग्रीन लंग्स कहा जाता है. बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, आप अच्छे से समझ लीजिएगा. द चिल्ड्रन शॉ क्लाउड्स फॉर्मिंग इन द स्काई. जो बच्चे हैं उन्होंने क्या देखा कि क्लाउड्स को देखा स्काई में. बूझो रिकॉल्स व्हाट ही हैड लर्न अबाउट वाटर साइकिल इन क्लास 6. बूझो रिकॉल करता है कि उसने क्या पढ़ा था वाटर साइकिल के बारे में. आपने थर्ड क्लास में भी पढ़ा होगा वाटर साइकिल, बहुत छोटे क्लासेस से भी बताया जाता है. तो ट्रीज टेक इन वाटर फ्रॉम द देयर रूट. ट्रीज कहाँ से पानी लेते हैं. आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि जो रूट होता है रूट से वो वाटर और मिनरल को अब्जॉर्ब करता है प्लांट एंड रिलीजेस वाटर वेपर इनटू द एयर थ्रू इवापोरेशन. और इवापोरेशन के थ्रू वो रिलीज कर देता है इन्वायरमेंट में वाटर को. दीज इफ देयर वर फीवर ट्री. अगर ट्री कम होंगे तो हाउ विल द वाटर साइकिल विल बी. अगर पेड़ कम होंगे, पेड़ों की कटिंग कर दी जाए तो कैसे वाटर साइकिल अफेक्ट होगा. टीबू टोल्ड देम दैट फॉरेस्ट इज नॉट जस्ट होम ऑफ प्लांट एंड एनिमल, मेनी पीपल ऑल्सो लिव इन द फॉरेस्ट. फॉरेस्ट जो है सिर्फ एनिमल्स और प्लांट्स का ही घर नहीं है. बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे जो कि फॉरेस्ट में रहते हैं और फॉरेस्ट की वजह से ही सरवाइव कर पा रहे हैं. वो अपनी ज़रूरतों को फॉरेस्ट से ही पूरा करते हैं. सम ऑफ देम में बिलोंग्स टू डिफरेंट ट्राइब. और ये कौन से लोग हैं, ये हैं हमारे ट्राइबल पीपल. टीबू एक्सप्लेन दैट दीज पीपल डिपेंड मोस्टली ऑन द फॉरेस्ट. और ये लोग किस पे डिपेंड करते हैं, ये फॉरेस्ट पे डिपेंड करते हैं. फॉरेस्ट उनको फूड देता है, शेल्टर देता है, पानी देता है, मेडिसिन देता है. दे हैव ट्रेडिशनल नॉलेज अबाउट मेनी मेडिसिन. और जो ट्राइबल पीपल हैं उनको बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स की नॉलेज होती है फॉरेस्ट में.
While Bujo was drinking water from a small stream, बुझो पानी पी रहा होता है, एक छोटी पानी की धारा आ रही होती है कहीं से. He saw some deer crossing the stream, और उसने देखा कि कुछ जो डियर हैं वो क्रॉस कर रहे थे स्ट्रीम को. They disappeared into bushes, और वो कहीं झाड़ियों में छुप जाते हैं. The dense bushes and tall grass provide animals to with the food and shelter. और ये जो ग्रासेस हैं, जो टॉल ग्रासेस हैं, वो फॉरेस्ट में वो एनिमल्स को प्रोवाइड करते हैं, फूड और शेल्टर देते हैं. दे शो द चिल्ड्रन ऑल्सो प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कार्निवोर्स दैट लिव इन द फॉरेस्ट. और जैसे कि मान लीजिए डियर छुप गया झाड़ियों में, तो उसने अपने आप को प्रोटेक्ट भी करता है वो दूसरे एनिमल, जैसे लायन हो गया, टाइगर हो गया, जो कि उन पे डिपेंड है फूड के लिए, तो उससे अपने आप को उनको बचाता भी, प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है. टीबू देन स्टार्टेड लुकिंग क्लोजली एट द फॉरेस्ट फ्लोर. टीबू फॉरेस्ट फ्लोर को देखता है. सून ही कॉल्ड एंड showed the children dropping of some animals. कुछ एनिमल्स का ड्रॉपिंग दिखाता है एंड एक्सप्लेन करता है डिफरेंस बिटवीन वेरियस टाइप ऑफ ड्रॉपिंग्स. अलग अलग तरह की ड्रॉपिंग्स को एक्सप्लेन करता है. प्रोफेसर अहमद informed them that forest officers could recognize the presence of some animal in the forest by their droppings and footprints. और जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स होते हैं वो किसी भी एनिमल, कोई एनिमल उस फॉरेस्ट में, मान लीजिए कि लायन प्रेजेंट है या नहीं, तो वो उसको कैसे आइडेंटिफाई, अगर लायन नहीं दिख रहा है तो वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो उसके फुटप्रिंट्स को देखेंगे. वो जो फुटप्रिंट्स प्रेजेंट होगा फॉरेस्ट में और वो ड्रॉपिंग जो प्रेजेंट होगा, उनको देख के बताएंगे कि ये किसके ड्रॉपिंग से और ये किसके फुटप्रिंट से. इस तरह से वो ये पता लगा पाएंगे कि कौन कौन से एनिमल इस फॉरेस्ट में प्रेजेंट है या फिर रहते हैं. Bujo called everyone and showed them a large decaying heap of animal dropping. एक बड़ा, मतलब उन्होंने क्या एनिमल का डिकेइंग का हीप दिखाया. तो सेवरल बीटल एंड ग्रुप्स वर फीडिंग, और उस पे क्या थे, बहुत सारे बीटल और ग्रुप्स जो है फीड कर रहे थे ऑन द हीप. एंड द बंचेस ऑफ द सीडलिंग वाज स्प्राउटिंग, कुछ कुछ उसमें से कोई सीडलिंग भी निकल रही थी उसमें से. दीज सीडलिंग आर हर्ब्स एंड श्रब्स, और ये सीडलिंग क्या था, हर्ब्स एंड श्रब्स. यहाँ पे देखिए अ सैपलिंग ऑन द वॉल. वॉल पे कभी कभी हमारे घरों में भी आप देख सकते हैं कि वॉल पे कुछ कुछ सैपलिंग्स निकलना शुरू हो जाता है. दीज एनिमल्स ऑल्सो डिस्पर्स द सीड ऑफ द एनिमल प्लांट एंड हेल्प द फॉरेस्ट टू ग्रो. और ये एनिमल भी क्या करते हैं, सीड को डिस्पर्स करने में मदद करता है. फॉरेस्ट के सीड को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में इस तरह से मदद करता है. और इस तरह से फॉरेस्ट हमारा क्या हो जाता है, रीजनरेट हो जाता है. The decaying animal's dung also provide nutrient to the seedling to grow. और जो डिकेइंग जो डंग है एनिमल का, वो जब डिके करता है तो वो क्या प्रोवाइड कराता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है इन सीडलिंग सैपलिंग का, ताकि वो ग्रो कर सकें. आफ्टर लिसनिंग टू दिस, बूझो नोटेड इन हिज, उसने क्या नोट कर लिया नोटबुक में, बाय harboring greater variety of the plants, the forest provide greater opportunities. बहुत सारे मतलब फूड प्रोवाइड, बहुत सारे एनिमल्स को फूड प्रोवाइड करता है फॉरेस्ट. हैबिटेट है ये हर्बीवोरस के लिए. लार्ज नंबर ऑफ हर्बीवोरस मीन्स इंक्रीज अवेबिलिटी ऑफ द, अगर वहाँ पे बहुत लार्ज नंबर में हर्बीवोरस रहते हैं, इसका मतलब वहाँ पे फूड बहुत लार्ज अमाउंट में वहाँ पे फूड अवेलेबल है फॉर अ वैरायटी ऑफ कार्निवोर्स. अगर हर्बीवोर्स प्रेजेंट है तो कार्निवोर्स के लिए भी फूड वैरायटी प्रेजेंट है वहाँ पे. तो यहाँ पे देखिए कि रूट जो है सिस्टम हेल्प द वाटर टू सीप डाउन इन द ग्राउंड. रूट सिस्टम जो है वो क्या क्या प्रोवाइड करता है, अगर कहीं जब रेन होता है तो वो यहाँ से जो ग्राउंड से रेन वाटर सीप करके अंडरग्राउंड वाटर में चला जाता है. यहाँ पे रूट सिस्टम दिखाया गया है. कवर्ड ग्राउंड विथ डिकेइंग मटेरियल एक्ट एज लाइक स्पंज. और जो डिकेइंग मटेरियल देखिए, मिट्टी कितना नीचे है और ऊपर जो है ग्राउंड का ये डिकेइंग मटेरियल है जो कि लैंड को कवर करता है. और यहाँ पे वाटर टेबल है नीचे सबसे, यहाँ पे जो अंडरग्राउंड वाटर प्रेजेंट है उसके बारे में दिखाया गया. रेन वाटर ड्रिप करता है ट्री से और सीप्स इनटू द ग्राउंड. रूट के थ्रू वो कहाँ चला जाता है, वो ग्राउंड में चला जाता है.
द वाइड वैरायटी ऑफ एनिमल्स हेल्प द फॉरेस्ट टू रीजनरेट एंड ग्रो। और इस तरह से इतने सारे जो वैरायटी ऑफ एनिमल्स यहाँ फॉरेस्ट में पाया जाता है वो फॉरेस्ट को रीजनरेट होने में और ग्रो करने में मदद करता है। डिकम्पोजर जो है ये उनको हेल्प करता है कैसे, सप्लाई ऑफ न्यूट्रिशन और टू द ग्रोइंग प्लांट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है। देयरफॉर द फॉरेस्ट इज द डायनामिक लिविंग एंटिटी। और जो फॉरेस्ट है वो बिल्कुल क्या है, डायनामिक लिविंग एंटिटी है, यानी वो उनमें ग्रोथ हो रही है, तेजी से ग्रो कर रहा है, वो एक्टिव है, वो फुल ऑफ लाइफ एंड वाइटैलिटी। और फॉरेस्ट जो होता है हमारा पूरी फुल ऑफ लाइफ है, वहाँ पे पूरी एक्टिविटी अच्छे से हो रही है सब कुछ। इट वॉज अबाउट आफ्टरनून एंड द चिल्ड्रन वॉन्टेड टू गो बैक। अब दोपहर हो चुकी थी, बच्चे घर वापस जाना चाहते थे। टिबू सजेस्टेड अनदर रूट फॉर गोइंग बैक। टिबू ने उनको एक दूसरा रास्ता दिया बाहर निकलने का। वाइल देवर गोइंग बैक इट स्टार्टेड रेनिंग। और जैसे वो बाहर निकलने लगे तो क्या हुआ, बारिश होना शुरू हो गई। हाउएवर सरप्राइजिंगली दे सॉ दैट द रेन ड्रॉप वर नॉट हिटिंग द ग्राउंड फॉरेस्ट फ्लोर डायरेक्टली। लेकिन जो इतना पूरा कवर है, रूफ क्रिएट किया गया है लीफ के द्वारा, तो डायरेक्टली जो है वो गिर नहीं रहा है रेन वाटर ग्राउंड पे। Surprisingly, they show that raindrops are not hitting the forest floor directly. The uppermost layer of the forest canopy interrupted the flow of the raindrop. और जो canopy उन्होंने create किया है वो rain drops को directly गिरने नहीं दे रही है। And the most of the water coming down through the branches। और ज़्यादातर पानी कैसे आ रहा था, branches के थ्रू आ रहा था, स्टेम के trees के। From the leaves it was dripping slowly। और वो लीव से थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे गिर रहे थे ओवर द ब्रांचेस एंड श्रब्स एंड हर्ब्स। दे फाउंड दैट द ग्राउंड वाज स्टिल ड्राई। लेकिन उन्होंने देखा जो ग्राउंड है वो अभी भी क्या है, ड्राई है। आफ्टर अबाउट हाफ एन आवर द रेन स्टॉप्ड एंड आधे घंटे के बाद रेन रुक गई। दे नोटिस दैट द लेयर ऑफ डेड लीव्स ओवर द फॉरेस्ट फ्लोर अपीयर वेट। लेकिन अब क्या दिख रहा था उनको, जो लीव्स जो अपर लेयर था, जो डेड लीव्स का जो लेयर बना हुआ है ग्राउंड पे, वो अब उन्हें वेट दिखाई दे रहा है। बट वाटर डिड नॉट स्टैग्नेटेड इन द फॉरेस्ट। लेकिन कहीं पे भी वाटर क्या होता है, जमता नहीं है, दिखेगा नहीं आपको कि पानी रुका हुआ। वो क्या हो जाता है, लैंड के द्वारा ऑब्जर्व हो जाता है, ठीक है, सोख लेता है वो एक, क्योंकि वो एक स्पंज के जैसा एक्ट कर रहा है। तो बुजो थॉट दैट इफ इट इज हार्ड रेन सो हैविली इन दिस टाउन इट वुड हैव फ्लडेड द ड्रेन एंड रोड्स। और वो बुजो सोचता है कि अगर इतनी बारिश जो है अगर उनके टाउन में हो जाए तो हर जगह क्या आ जाएगी, बाढ़ आ जाएगी। what would happen if it is rain heavily in your town। अब आप बताइए कि आपके टाउन में अगर हैवी रेन होता है तो वहाँ का कंडीशन कैसा हो जाता है। Professor Ahmed told them that the forest also act as a natural absorber of rainwater। तो फॉरेस्ट भी क्या है, एक नेचुरल एब्जॉर्बर है जो कि रेन वाटर को ऑब्जॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर, अपने नीचे, ज़मीन के नीचे। एंड अलाउ इट टू सीप। और ये सोख लेता है पूरी तरह से, ताकि वो वाटर जो है बिल्कुल अंदर ज़मीन के अंदर चली जाती है। इट हेल्प टू मेंटेन। और इस तरह से जो है ये मदद करता है वाटर टेबल को थ्रू आउट द ईयर मेंटेन करने में। फॉरेस्ट नॉट ओनली हेल्प इन कंट्रोलिंग द फ्लड। फॉरेस्ट फ्लड को मेंटेन करने में ही मदद नहीं करता है, बल्कि इट हेल्प टू मेंटेन द फ्लो ऑफ द वाटर इन द स्ट्रीम सो दैट वी गेट अ स्टेडी सप्लाई ऑफ द वाटर। और इस तरह से वो वाटर स्ट्रीम्स को भी कंट्रोल करता है, फ्लो को भी मेंटेन करता है, ताकि हमें पानी मिलते रहे। ऑन द अदर हैंड इफ ट्रीज आर नॉट प्रेजेंट, अगर ट्री प्रेजेंट नहीं होंगे तो जो रेन होगा वो बिल्कुल ग्राउंड को हिट करेगा और फ्लड की कंडीशन क्रिएट हो जाएगी उस एरिया में। हैवी रेन में ऑल्सो डैमेज द सॉइल। हैवी रेन जब भारी बारिश होती है तो उससे क्या होता है, सॉइल भी डैमेज हो जाती है, और सॉइल क्या होती है, बहने लगती है पानी के साथ। द रूट्स ऑफ द ट्री नॉर्मली बाइंड्स द। लेकिन जो रूट्स होता है ट्री का वो क्या करता है, मिट्टी को पकड़ के रखता है। बट इफ़ द एब्सेंस ऑफ सॉइल, अगर वहाँ पे ट्री नहीं हो तो क्या होगा, सॉइल जो है पानी के साथ बह जाएगी। द चिल्ड्रेन स्पेंड एन आवर एट टीबूज विलेज ऑन देयर वे बैक। और जब वो लौट रहे थे बच्चे तो उन्होंने
1 घंटा वो कहाँ पे उस टीबू के विलेज में रुके। द वेदर ऑफ द विलेज वाज क्वाइट प्लेजेंट। अब विलेज का जो वेदर था वो बहुत ही सुहावना लग रहा था। विलेजर्स टोल्ड देम दैट ड्यू टू द सराउंडिंग फॉरेस्ट दे रिसीव गुड रेनफॉल। और ये आस पास वाले फॉरेस्ट की वजह से उनको अच्छी खासी रेनफॉल मिल जाती है, और वहाँ का एयर भी होता है ठंडा। नॉइस पोल्यूशन टू is less because of the forest absorb the noise of the nearby highway। और जो फॉरेस्ट है वो पास वाले हाईवे से की भी नॉइज़ को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसीलिए नॉइज़ पॉल्यूशन भी वहाँ पे कम है। द चिल्ड्रन लर्न अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द विलेज। और बच्चों ने वहाँ उस विलेज की हिस्ट्री के बारे में जाना। इट सरप्राइज देम दैट द विलेज एंड द एग्रीकल्चर फील्ड ऑफ दैट एरिया वर क्रिएटेड आफ्टर क्लियरिंग द फॉरेस्ट। और उनको सरप्राइज ये जान के हुआ कि जो ये एग्रीकल्चर का जो जहाँ पे वो विलेज के लोग खेती कर रहे हैं वो, और ये जो गांव बसा है वो सब फॉरेस्ट को क्लीन करके ही बनाया गया है। अबाउट 60 साल पहले। कब किया गया था ये? 60 years ago। टीबूज ग्रैंडफादर टोल्ड देम दैट व्हेन ही वाज यंग द विलेज वाज नॉट एज लार्ज एज इट वाज नाउ। यानी टीबू के ग्रैंडफादर ने बोला कि जब विलेज बना, मतलब शुरू शुरू में क्या था कि विलेज इतना बड़ा नहीं था जितना बड़ा आज दिख रहा है। उस समय वो छोटा था, लेकिन धीरे धीरे इसका साइज इंक्रीज होते गया। इसका मतलब जो फॉरेस्ट का साइज होगा कहीं ना कहीं वो डिक्रीज हो रहा होगा। इट वॉज ऑल्सो सराउंडेड बाई फॉरेस्ट। और ये चारों तरफ से फॉरेस्ट से कवर्ड है, सराउंडेड है। कंस्ट्रक्शन ऑफ द रोड, बिल्डिंग, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ द वुड क्रिएटेड प्रेशर ऑन द फॉरेस्ट एंड इट स्टार्टेड वैनिशिंग। और इतने सारे जो कंस्ट्रक्शन, रोड का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, बिल्डिंग्स बन रही है, इंडस्ट्रियल एरिया बन रहा है, और इस तरह से वुड का डिमांड भी बढ़ रहा है। ये सब इन्हीं सब वजह से जो है फॉरेस्ट, हमारे जंगल जो है ख़त्म हो रहे हैं। ही वॉज नॉट हैप्पी दैट द फॉरेस्ट adjoining their village is not regenerating and is on the verge of disappearing due to the overgrazing of the animals and discriminate felling of the trees। यानी वो खुश नहीं थे इस चीज़ से कि उनके पास उनके विलेज से जो सटा हुआ जो फॉरेस्ट था वो रीजनरेट नहीं हो रहा है। और वो क्या, हाँ, वो किस कगार पे खड़ा है? वो ख़त्म होने की कगार पे खड़ा है, ड्यू टू ओवर ग्रेजिंग। और ऐसा कंडीशन क्यों क्रिएट हो गया? ड्यू टू ओवर ग्रेजिंग। ठीक है, एनिमल्स के द्वारा ओवर ग्रेजिंग करने की वजह से। और ये इतने जो बिना सोचे समझे जो इतने सारे पेड़ों को काटा जा रहा है उसकी वजह से। प्रोफेसर अहमद सेड दैट इफ़ वी डिड थिंग्स वाइजली we could preserve forest and environment as well as have developed। Children prepared a few pictures to show consequences of such an event। और इस तरह से इवेंट, यानी पेड़ों को काटने से, फॉरेस्ट के ख़त्म होने से क्या कंसिक्वेंस, उनका असर क्या हो रहा है, उनका क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, उससे रिलेटेड कुछ पिक्चर्स उन्होंने ड्रॉ किया। एट द एंड ऑफ द विजिट प्रोफेसर अहमद आस्क्ड चिल्ड्रन टू सम अप द इम्पोर्टेंस ऑफ द फॉरेस्ट। और जब विजिट ख़त्म हुआ तब क्या उन्होंने, प्रोफेसर अहमद ने बच्चों से पूछा कि अब बताओ कि क्या कितना ज़रूरी है फॉरेस्ट, हमारा इम्पोर्टेंस क्या है हमारे फॉरेस्ट का हमारी लाइफ में। द चिल्ड्रन रोड, उन्होंने बच्चों ने क्या लिखा कि फॉरेस्ट जो है हमें ऑक्सीजन देता है, वो सॉइल को भी प्रोटेक्ट करके रखता है, ये बहुत सारे एनिमल्स और बर्ड्स और इंसेक्ट को हैबिटेट प्रदान करता है। और फॉरेस्ट हेल्प गुड रेनफॉल, यानी अच्छी वर्षा के लिए भी जो फॉरेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो एक सोर्स है मेडिसिनल प्लांट के लिए, टिम्बर के लिए और बहुत सारे यूज़फुल प्रोडक्ट्स के लिए। वी मस्ट प्रिजर्व अवर फॉरेस्ट। और हमें अपने फॉरेस्ट को ज़रूर से ही सेव करना चाहिए, प्रिजर्व करना चाहिए। तो व्हाट वुड हैपन इफ़ फॉरेस्ट डिसअपियर, अगर पेड़ ख़त्म हो गए, फॉरेस्ट ख़त्म हो गए तो क्या होगा? अब यहाँ पे देखते हैं क्या दिया हुआ है। इफ़ फॉरेस्ट डिसअपियर, अगर इन्होंने जो ड्राइंग बनाई है मेरे ख्याल से वो शो कर रहा है यहाँ पे, देखिए। अगर फॉरेस्ट ख़त्म हो गया, डिसअपियर हो गया, द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है जो एयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, जिससे कि अर्थ का टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। एंड इन द एब्सेंस ऑफ ट्रीज, अगर ट्रीज और प्लांट नहीं होंगे तो बहुत सारे जो एनिमल्स होगा उनको फूड नहीं मिलेगा, शेल्टर नहीं मिलेगा।
अगर ट्रीज़ नहीं होंगे तो जो सॉइल है उनको कौन पकड़ के रखा, जब बारिश वगैरह होगी तो क्या हो जाएगा, सारा बह जाएगा और फ्लड की कंडीशन बन जाएगी। डिफॉरेस्टेशन जो है पेड़ों का कटाई, डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ों की कटाई, जंगल को ख़त्म करना, ठीक है। विल एंटर इंडेंजर अवर लाइफ, हमारी लाइफ को भी खतरे में डालेगा और इन्वायरमेंट को भी। थिंक व्हाट कैन यू डू टू प्रिजर्व अवर फॉरेस्ट, तो आप सोचिए कि आप अपने फॉरेस्ट को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, अपने लेवल पे क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें फॉरेस्ट को बिल्कुल बचाना चाहिए और इसके लिए हम छोटी छोटी चीज़ें कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपके घर में किसी का जन्मदिन हो, तो आप उस दिन को कोई भी स्पेशल डे सेलिब्रेट करते हैं, तो उस दिन को भी स्पेशल बनाने के लिए आप ट्री प्लांट कर सकते हैं। कहीं भी खाली जगह अगर आपको दिख रहा है तो आप वहाँ पे रोड साइड में ट्री प्लांट कर दीजिए, कोई पेड़ प्लांट कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना कंट्रीब्यूशन किसी न किसी तरह से दे सकते हैं। तो अब हम कीवर्ड्स पे आ जाते हैं, जैसे कैनोपी, क्राउन, डिकम्पोजर्स, डिफॉरेस्टेशन, ह्यूमस, रीजेनरेशन, सीड डिस्पर्सल, सॉइल इरोजन, अंडरस्टोरी। समरी देख लेते हैं। वी गेट वेरियस प्रोडक्ट फ्रॉम द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट से हमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं। एंड फॉरेस्ट जो है सिस्टम, फॉरेस्ट में क्या क्या होता है, प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। इन अ फॉरेस्ट ट्रीज आर अपर मोस्ट लेयर, जो ट्रीज जो है एक बिल्कुल ऊपर एक लेयर जैसा बना लेते हैं, फिर उसके नीचे छोटे श्रब्स होते हैं, फिर उसके नीचे हर्ब्स होते हैं जो कि लोएस्ट वेजिटेबल्स में आते हैं, वेजिटेशन में आते हैं। डिफरेंट लेयर जो होता है वेजिटेशन का, वो फूड शेल्टर प्रोवाइड करवाता है एनिमल्स, बर्ड्स और इंसेक्ट को। जो वेरियस कंपोनेंट होता है फॉरेस्ट का, वो एक दूसरे पे एक इंटरडिपेंडेंट होते हैं किसी न किसी तरह से। द फॉरेस्ट कीप ऑन ग्रोइंग एंड चेंजिंग एंड कैन रीजनरेट, फॉरेस्ट जो है वो ग्रो करते रहता है, चेंज होते रहता है और अपने आप को रीजनरेट भी कर लेता है। इन द फॉरेस्ट देयर इज अ इंट्रैक्शन, फॉरेस्ट में क्या, सॉइल, वाटर, एयर और लिविंग ऑर्गेनिज्म का इंट्रैक्शन होता है। फॉरेस्ट प्रोटेक्ट करता है सॉइल इरोजन को, सॉइल को हेल्प करता है, सॉइल हेल्प फॉरेस्ट टू ग्रो एंड रीजनरेट, और सॉइल हेल्प करती है फॉरेस्ट को ग्रो करने में और रीजनरेट करने में। फॉरेस्ट आर द लाइफ लाइन ऑफ द फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज, जो भी ट्राइबल लोग हैं वो कहाँ रहते हैं, वो पूरी तरह से फॉरेस्ट पे डिपेंड रहते हैं। फॉरेस्ट इन्फ्लुएंस क्लाइमेट, वाटर साइकिल एंड एयर क्वालिटी, फॉरेस्ट जो है क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करता है, फॉरेस्ट का प्रभाव जो है क्लाइमेट पे भी पड़ता है, वाटर साइकिल पे पड़ता है और एयर क्वालिटी पे भी पड़ता है। तो इस तरह से हमने इस चैप्टर को भी कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं। थैंक यू।